नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना की बीमारी के साथ साथ कोरोना के ऊपर जो सियासत है वो बहुत शिद्दत से बढ़ती चली आ रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग रोक देने के बाद ये बात वाज़ेह होती चली जा रही है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के दरमियान कोरोना पेंडेमिक के इशूज़ की मैनेजमेंट के हवाले से ठीक ठाक टेंशन्स जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। अगर दुनिया में पॉलिटिक्स हो रही है तो पाकिस्तान भी कोई पीछे नहीं है। पाकिस्तान में बदस्तूर कोरोना की मैनेजमेंट के हवाले से मुतज़ाद ओपिनियंस और मुतज़ाद स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो ली जा रही हैं। एक दिन पहले जब पंजाब ने अपने बहुत से शहरों में ईज़ आउट किया, रिलैक्सेशन की, तो बहुत से मीडिया में और बहुत से सियासी हलकों ने पंजाब हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सो यूँ पाकिस्तान में कोई इत्तफाक नहीं है कि कोरोना को कैसे मैनेजमेंट करना है। यहीं से आज हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलम नवीस जनाब इरशाद भट्टी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल साहब, DSNG के ज़रिए वाया वीडियो इस्लामाबाद ही से, और मुझे ज्वाइन करेंगे लाहौर से सईद काजी साहब जो सीनियर तजज़ियाकार भी हैं और मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये जो आपने ट्वीट किया है कि लगता है कि 8 अरब रुपये घर में ही बांट लिए, किसी को कानो कान खबर ना होने दी, सिंध के ताजर और गरीब अवाम सभी सरापा एहतजाज। ये मतलब बहुत से लोग समझते हैं कि शायद चूँकि आप वफाकी हुकूमत के तर्जुमान हैं, आपको सिंध के हवाले से इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका के अंदर आपके सामने 50 रियासतों में तकरीबन कोई 18-20 रियासतों में जो गवर्नर हैं इस टाइम वो शदीद नुक्ताचीनी कर रहे हैं ट्रंप साहब के ऊपर, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शदीद वापस नुक्ताचीनी, उनकी नुक्ताचीनी का मतलब है उनकी जो स्ट्रेटजी और प्लान है उसके ऊपर। हमारी सोसाइटी में हम चाहते हैं कि डिक्टेटरशिप हो, एक ही राय हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी का ना हो, ये मुनासिब तरीका नहीं। अगर तो वफाक से कोई ऐसा हो जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेटरी या कोई डिरोगेटरी कोई रिमार्क्स हो तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सिंध के जो वजीर आला हैं वो MCC की मीटिंग शुरू होने से 1 घंटा पहले टेलीविजन पर आएंगे और वो 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें 27 मिनट वो फेडरल गवर्नमेंट को सच झूठ रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और आखिरी 3 मिनट जो है वो कह देंगे कि अब हमें सियासत नहीं करनी, हमें मिलकर चलना है। तो ये मुनासिब नहीं है। जब उधर से बात आएगी तो जवाब आएगा। कहा गया कि किट्स खराब है। सबसे पहले आप देखिए शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत हुई कि एक अली बाबा कॉर्पोरेशन ने किट्स भेजी जो पूरे पाकिस्तान के लिए भेजी, क्योंकि वो कराची में लैंड हुई तो वहां पर जो भी डिग्नेटरी थी उसी ने रिसीव करना था। उन्होंने वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया, बहुत अच्छा किया, वो हमारे भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बुला लिया, अच्छी बात है। वहां वो पिक्चर बनी। उसके बाद इन्होंने इस बात को बुला दिया कि अली बाबा कॉर्पोरेशन ने वो पूरे पाकिस्तान को दी। उन्होंने कहा जी वो सिंध को गिफ्ट दिया, ओके, यहाँ भी ठीक हो गया। इन्होंने ये कहा कि अब वो पूरा सिंध जो है वो तोहफा देगा वापस ये किट्स जो है बाकी पाकिस्तान को और खुद रखेगा बाकी की, ये भी ठीक हो गया, आपने रिवॉर्ड ले लिया उसका। फिर 2 हफ्ते बाद उन्हीं किट्स के ऊपर जो क्लेम कर रहे थे कि इन्हें तोहफा मिला और इन्होंने रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान को दिया, उसी के ऊपर सियासत की मीडिया पे आके कि हमें खराब किट्स दे दी हैं और वो हमें वापस की, उसमें से 20,000 किट्स। वो किट्स जब वापस की तो वो NIH में यहाँ पे यूज की और वो किट्स बिल्कुल ठीक है, वो यूज हुई यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत में भी और दूसरे सूबों में भी, उन्होंने बेहतरीन काम किया। इसी तरह 3,000 और 3,000 के 2 बैचेस थे किट्स। आप एक दिन में रखिए कि एक किट जो है ना वो 90 लोगों का टेस्ट करती है। तो जब हम 3,000 कहते हैं या 20,000 कहते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर है टेस्ट का, समझ रहे ना। ये सिर्फ 20,000 नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बाद में। तो उसके बाद जो है वो 3,000 और 3,000 और किट्स को भी ऐसे ही कहा गया। तो जब आप सियासत करेंगे, जब आप ये कहेंगे तो बुनियादी तौर पे आप क्या समझते हैं कि सीएम सिंध जो हैं मुराद अली शाह साहब जो हैं वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों को फिर जवाब देना ही पड़ता है। सईद काजी साहब, आपको क्या लगता है ये सारी सियासत जो है ये सीएम सिंध ने शुरू की? ऐड कर दूं मोहित क्विकली एक बात ऐड कर दूं इसमें। देखें, एक तो बात जी फरमाइए। जी कर दे बहुत जल्दी कर लें। जी मैं क्विकली ऐड कर देता हूं। ये आपके साथ मेरा ख्याल इरशाद भट्टी साहब हैं यहां पर। अब सीएम सिंध ने कहा कि मैंने गुर्बत से आज तक कोई नहीं मरते देखा।
اب سی ایم سندھ کو یہ بتائیں کہ غربت سے، یہ بھٹی صاحب بتا دیں کہ غربت سے بندہ مرتا ہے کہ نہیں. پورے سندھ میں سب سے کم ویٹ ہے پورے پاکستان میں، وہاں پہ خواتین کا جو باڈی ویٹ ہے وہ افریقہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے کم سندھ میں ہے. 56% بچے اسکول سے باہر ہیں. سٹنٹڈ گروتھ سب سے زیادہ ہے. تھر میں 27% سے زیادہ لوگ غربت میں رہتے ہیں. لوگوں کو پورا کھانے کو نہیں ملتا. اس کے باوجود سی ایم سندھ کہتے ہیں، کل کی پریس کانفرنس میں کہا انہوں نے کہ میں نے کبھی کسی کو بھوک سے مرتے نہیں دیکھا. آپ کے پوائنٹ میں میرا پوائنٹ ہے کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پوائنٹ میں وزن ہے. اب چونکہ سی ایم سندھ بھی یہاں پہ نہیں ہے، ان کا کوئی نمائندہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے. بہرحال آپ کا پوائنٹ سامنے آ گیا. میں چاہوں گا کہ کبھی ان کا بھی ہمیں اس پہ پرسپیکٹو ہمیں لینا چاہیے. سعید قاضی صاحب، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ہو رہی ہے اتنی شدید پالیٹکس؟ جی بالکل اس کی وجہ واضح اور صاف ہے. ابھی ہمیں اپنی بات کو اعتبار دینے کے لیے امریکہ کا ضرور ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ پھر ہر جرم ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ امریکہ میں ہو رہا ہے. ارے بھائی، امریکہ میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں WHO کے خلاف اس نے بیان دیا؟ کیونکہ اس کے پاس اس کی اوقات نہیں ہے ٹرمپ کی اپنے عوام کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس کا جو ہیلتھ کا ماڈل ہے وہ بیٹھ گیا ہے. ادھر بھی یہی ہے، نہ کچھ مراد علی شاہ کر سکتا ہے نہ یہ کر سکتے ہیں. ان کا پورا ایڈیفس ٹوٹ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ منڈی منصوبہ بندی کا متبادل نہیں ہے، اور یہ $22 ٹریلین کی اکانومی میں ہوا ہے. آج 4.5 لاکھ لباس کس نے بھیجے ہیں؟ ویتنام نے بھیجے ہیں، جس پہ انہوں نے بارود بچھایا تھا. آج کیوبا نے مات کر دیا، جہاں پہ ابھی تک 20 سے زیادہ مموات نہیں ہوئی، اور جس کی پوری اکانومی $91 بلین کی ہے، کیونکہ وہاں یونیورسل ہیلتھ ہے عوام. اور یہ جو منڈی اور بازار لگا رکھا تھا ہم نے، میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، میں دہرا دیتا ہوں کہ جب جہلا علم کی دکانیں کھول لیں اور درد کا بیوپار علاج بن جائے تو آسمان سے وبائیں اترتی ہیں، اور ان حکمرانوں کی وجہ سے اتر رہی ہیں. عمران خان کو تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں. ابھی آج کیا نکلا؟ 4,802 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ میں کھا گئے. تو یہ میری صحت پہ لگا سکتے ہیں پیسے؟ یہ دے آر اٹر فیلئرز، دے آر ریسپانسبل آل آف دیم وداؤٹ اینی ایکسیپشن. یہ کچھ نہیں. عمران خان کو میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو آئے کل ہیں اور ساتھ ان کو سانپوں کے پاؤں پہ سر رکھ کے لیکن یہ سب ذمہ دار ہیں جب آپ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. اس پہ کوئکلی سعید قاضی صاحب ذرا شہباز گل کا کوئک ریسپانس اس پہ لے لیں. شہباز گل صاحب، پھر میں بھٹی صاحب کی طرف آئیے پلیز. اچھا، جو سعید قاضی صاحب ہیں، میں نے پہلے بھی 1-2 پروگرامز میں کہا کہ سعید قاضی صاحب کی باتیں بالکل درست ہیں. اور سعید قاضی صاحب کی بات، کیونکہ وہ ایک اکیڈیمک ڈسکشن آپ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو کیپٹلسٹ اکانومی ہے، آپ بھی اس کے گواہ ہے موہت جی، آپ بھی امریکہ میں پڑھے، وہاں پہ گئے کہ پاکستان میں جو ایک انہیلر ہے یہ دمے کا، استمے کا، وہ $900 میں ملتا ہے. امریکہ میں وہی انہیلر $300 کا ملتا ہے. وہاں پہ ایک کیپٹلسٹ اکانومی ہے جس نے پورے کے پورے میڈیسنس کو بھی دیکھا. اس کے 2 اوپینین ہیں دونوں طرف کے. ایک اس کا اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ اتنا پیسہ نہیں ڈالیں گے تو اتنی ریسرچ نہیں ہوگی، اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. دوسرا اوپینین ہے جو آپ کی NHS ہے UK میں کہ سب کے لیے ہیلتھ فری ہے. دونوں آپ نے دیکھا کہ دونوں سسٹم بیٹھ گئے. اٹلی کا جو ہے وہاں پہ بھی ہیلتھ سب کے لیے ہے، آپ نے دیکھا وہ بھی سسٹم بیٹھ گیا. اور امریکہ کا کیپٹلسٹ ہے، آپ نے دیکھا وہ بھی بیٹھ گیا. تو میرا نہیں خیال قاضی صاحب کا غصہ پوری دنیا کی گورنمنٹس کے اوپر یا کیپٹلزم کے اوپر یا جو لوگ اشرافیہ جگہوں پہ بیٹھے وہ درست ہے، لیکن اس سلسلے میں شاید اس لیے درست نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک عالمی وبا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر میں سے 100 فٹ اونچی لہر ہو جائے کہیں پہ بھی اور وہ 10 12 20 ملکوں کے اوپر سے گزر جائے سمندر کا پانی، اللہ معاف کرے. تو اس میں سر وہ کچھ وہ تو نیوزی لینڈ میں بھی کم ہے، ویسے ایک بات ایڈ کر لیں، وہی پالیسیز ہے. ایک بات مجھے ایڈ کر لینے دیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو نیوزی لینڈ میں بھی نہیں ہے، وہ تو اور بہت سارے افریقہ. میری عرض سن لیں، میری عرض سن لیں. جی نیوزی لینڈ میں بھی بیسٹ فگر ہے $970 میں ٹریول کم ہے نا سر ایک آدمی کی صحت پر. سر میری بات سن لیں، ٹریول کم نہیں ہے. 57 ملکوں میں اس کے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. میری بات سنیں. اور وہ وہاں پہ لوگوں کو ڈاکٹر بھیج رہا ہے. $11,700 امریکہ خرچ کرتا ہے جو کہ فارماسیوٹیکل کھا جاتی ہیں. اور یہ NHS جو ہے اس لیے بیٹھ گیا ہے کیونکہ ٹوری گورنمنٹ اس پہ کٹس لگا رہی ہے اور اس کی یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے تھے. ٹرمپ اس پہ زور لگا رہا تھا، برکس نکل. اور وہاں پہ جو ہے یہ جو پیرالل سسٹم آپ چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چلتا. NHS پہ کٹس آئی ہیں اور یہ حاصلات تھی جو لیبر پارٹی کی، اس کو یہ رول بیک کر رہے تھے. آج کیا ہوا؟ آج اسپین نے نیشنلائز کر لیا. پریکٹیکلی امریکہ نے نیشنلائز کیا اپنا نیشنل ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ جو ہے کر کے ساری کی ساری ریاست کی جو انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے عملی طور پر نیشنلائز کر دیا ہے.
आपका सिस्टम बैठ गया है। क्यूबा की मिसाल इनसे सोल्यूशन पूछे क्या है, इनसे सोल्यूशन पूछे क्या है, क्योंकि मैं बात इनकी एग्री करता हूं, क्यूबा छोटा मुल्क है, ट्रैवल मैं बताता हूं सोल्यूशन क्या है, बताइए यार। मुझे एक बात बताएं, क्यूबा की 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है, $100 बिलियन की उसकी इकोनॉमी है, उसके 1 करोड़ में से 20 बंदे मरते हैं। अमेरिका की 1 करोड़ में एवरेज जो है वो तकरीबन 600 बंदा मरता है। वाई अमेरिका सर ऐसे एवरेज नहीं निकाल सकते ना, अमेरिका का ट्रैवल बहुत है, ये बीमारी ट्रैवल से फैली है। मैं थोड़ा सा मुझे यार आप तो माफ कर दें, एक सेकंड, आपको माफ कर, डॉक्टर साहब रुकिए, आप सईद काजी साहब ऐसा ना करें, सही ऐसा ना करें। क्यूबा सर रुक जाए, भट्टी साहब को भी सर मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। अमेरिका के एयरपोर्ट्स पे एक महीने में 100 करोड़ यानी जो है ना 10 करोड़ से ज्यादा लोग लैंड करते हैं 2 महीनों में। क्यूबा में आना जाना कोई नहीं है किसी का बाहर से, बिकॉज आइसोलेटेड है दुनिया के साथ, उसकी ये बीमारी ट्रैवल से फैली है भाई, लोग आते जाते नहीं है, तो वहां सर वहां प्रिवेंटिव मेडिसिन है, सर आए नहीं प्रिवेंटिव मेडिसिन है, असल वजह बीमार नहीं होने देते। नहीं सर मेडिसिन सर उसकी असल वजह चाइना ने क्यों कर लिया, चाइना ने कैसे कर लिया? चाइना का तो बिल्कुल डिफरेंट मॉडल है, चाइना ने बिल्कुल डिफरेंट तरह से किया, डिफरेंट मॉडल नहीं है। चाइना का मॉडल तो आपको पसंद ही नहीं है, आप जैसे आइडियलिस्ट को बंद कर दिया। चाइना में तो आप टीवी पे ऐसे बोल है बड़ी सर नहीं क्या कहेंगे आप इन दोनों के झगड़े पे कमेंट कर रहे हैं, झगड़ा यही हो गया टेलीविजन पे, क्या एग्रीमेंट होना ना आप बोल सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं ऐसे। चाइना का मॉडल है सर। अच्छा रुक जाए सर, रुक जाए, सही कहा सर, सुनना नहीं चाहिए जनाब, यहां भूख से मर सकते हैं ना आप। बड़ी साहब कैसे डिसएंगेज करें इन दोनों को? सर रुक जाए सर। हाँ जी देखिए पहली बात यह है कि मैं सरेंडर करता हूं काजी साहब के, मैं कह रहा हूं कि नहीं देखिए बात दोनों ठीक है, बात दोनों ठीक है। हम जब अमेरिका, क्यूबा, इटली, अब देखें स्पेन, फ्रांस, इटली, बरतानिया, 4 मुल्क हैं, इनकी टोटल आबादी है 24 करोड़ और हमारी है 22 करोड़ मर्दमशुमारी में, लेकिन ये 26 करोड़ है। ये नहीं मुझे लगता है कि हम अल्लाह के फजल से आबादी ज़्यादा, कराची वाले भी शिकायत कर रहे थे, सारे कर रहे थे कम की नहीं। अच्छा अब आपके पास इटली, बरतानिया, फ्रांस और स्पेन जैसी हुकूमती परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस है नहीं है। आपके पास उतने वसाइल हैं नहीं हैं। आपके पास उतना डेटा है कि कौन बेरोज़गार कहाँ बैठा है, कौन भूखा कहाँ बैठा है, नहीं है। आपके पास वो निज़ाम है नहीं है। आपके पास हेल्थ केयर सिस्टम है उस जैसा नहीं है। आपके पास वो शऊर और तालीम है नहीं है। आधी कौम आपकी दिहाड़ीदार है, आधी कौम रोज़ कमाती है, रोज़ खर्चती है, आधी कौम गुरबत की लकीर से नीचे है। एशिया में दूसरी बड़ी ज़्यादा कच्ची बस्तियां आपके मुल्क में 6 करोड़ लोग एक कमरे में रहते हैं, 10-10 लोग, 6-6 लोग। और तो इन सूरत हाल में, इस सूरत हाल में जब ये सूरत हाल हो तो उस वक़्त हमारा जो वसाइल, कोरोना ज़्यादा वसाइल, कोरोना ज़्यादा परफॉर्मेंसें, कोरोना ज़्यादा गवर्नेंसें, कोरोना ज़्यादा, और ऊपर से जहालत ज़्यादा, कोरोना ज़्यादा कौम के मुसाफे से कोरोना नहीं फैलता, बाजबात नमाज से कोरोना नहीं फैलता। अब ये इसराइल और अमेरिका की साजिश है। तो इस जैसी अब इसमें क्या करना चाहिए? इसमें आखिरी जुमले, इसमें मैं मुराद अली शाह को भी देता हूं कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुजदार भी कर रहे हैं। कि इसमें इमरान खान ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है, बड़ा ब्रेव डिसीजन लिया है, पूरी दुनिया से हटके डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है? नो कर्फ्यू। क्या डिसीजन लिया है? नो मुकम्मल लॉकडाउन। दफ़ा 44 लगाएं कोरोना के खिलाफ, और कोरोना के खिलाफ दफ़ा 44 SOPs बनाएं और सख्ती से अमल करें, जजा सजा करके। क्यों? मईशत का पहिया चले, रोज़गार चले, इन धंधों का। बिलीव मी डॉक्टर साहब, ये जो मैं और आप बैठे हैं ना, जब मैं मोहल्ले में जाता हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं स्क्रीनों के दानश्वर हो और खुदा का खौफ करो। 2% तुम दानश्वर हो, 5% तुम एलीट हो, 90% का सोचा है कभी? और जो हमारे बच्चों का कभी सोचो। बिल्कुल सही। यानी आपने क्या, आप वो धंधे, वो कारोबार बंद कर दें जिनसे फैलता है, मगर इस मईशत का पहिया चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और आखिरी बात मैं आपको बताता हूं, हमारा निजाम, यानी कोरोना आने से पहले कुत्ता वैक्सीन नहीं मिलती थी सिंध में, और उसके बाद एम्बुलेंस नहीं मिलती थी मरने के बाद। बच्चे हाथा में पैदे होते थे उनके अस्पतालों में।
में। सर, और पंजाब जहां सारा पैसा लग गया, वहां सिर्फ वो जो ऑरेंज का है ना, ऑरेंज का खर्चा, उसका सालाना टिकटिंग, उसका सारा, वो हेल्थ और तालीम और साफ पानी से ज्यादा बजट है। खाली मसला नहीं है, इस मसाइल में यही हुआ जा सकता है जो हो रहा है। सही कहा साहब, आपने एग्जांपल दी क्यूबा की, आपने एग्जांपल दी चीन की। अगर मुफ्ती मुनीबुर रहमान और जो तकी उस्मानी साहब जिस किस्म की बातें पाकिस्तान में कर रहे हैं अगेंस्ट दी एडवाइजरी, आपके ख्याल में अगर चीन में कोई इस किस्म की आवाज निकालने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा उसका? ये मौलाना तकी उस्मानी साहब, उनकी हमें इज्जत है, हम सब मुसलमान हैं, उनका नुक्ता नज़र ना मेरे मुताबिक जो है इस्लाम हमें इजाज़त देता है, अहादीस मौजूद हैं कि हम दूरी इख्तियार करें, और अल्लाह ताला और हुजूर पाक ने यह भी कहा था कि मोमिन की दानिश मोमिन की मीरास है, तो हमें दानिश हर जगह से लेनी चाहिए। एक बात ये, और दूसरी बात ये, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि क्यों एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, औसत तवक्को हयात क्यूबा का हाई क्यों है? क्यों IMF ने, वर्ल्ड बैंक और WHO की रिपोर्टें मैं भेज देता हूं, अब मुझे नंबर भेजिए, जिन्होंने क्यूबा के सेहत के सिस्टम को अमेरिका से सुपेरियर करार दिया। वहां इसलिए बंदे ज्यादा जीते हैं क्योंकि वहां ट्रैवल नहीं होता। ये जवाब है जी। अब मेरा सारे मिनट दे भट्टी साहब को दे। फिर क्वेश्चन सही डॉज कर दिया है, यहाँ पर जलते हैं आपके। नहीं मुझसे डॉज कर दिया सर, मुझसे क्वेश्चन डॉज कर रहे हैं। मैंने कहा किया है, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं है। सर मेरी बात सुनिएगा, सर मेरी बात सुनिएगा, सिंपल सी बात है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हम इबादत के मामले में, तर्जमा बयान कर रहा हूँ, इबादत के मामले में किसी पर मुशक्कत नहीं करना चाहते, सख्ती नहीं करना चाहते, हम आसानी चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मरतबा बारिश हुई, उन्होंने कहा घरों में नमाज पढ़ें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दीन वो है जो मुर्दों पर सलामती भेजता है, जो कहता है कि सब्ज़ दरख्त ना काटें। हमारा दीन वो है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपको यानी नमाजें साकत कर लो, नमाजें इकट्ठी कर लो, अगर पानी नहीं मिलता तयम्मुम कर लो, और अगर ख़तरा है तो जहाँ है वहाँ नमाजें पढ़ो। ये हमारा दीन है। हमारा दीन कहता है कि एक जानबूझकर अपनी जान खतरे में डालना खुदकुशी है, जानबूझकर दूसरे के खतरे में डालना इक़दाम कत्ल है हमारा। और दूसरी बात है, हमारे कुरान में दो चीज़ों पर सजाए मौत है, या कत्ल कहा गया है, एक कत्ल पर, दूसरा फसाद फिल अर्ज़ पर। ये दोनों कोरोना फैला रहा है। मैं आरिफ अलवी साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं शहबाज गिल साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं सुन लीजिएगा, थोड़ा लंबे कर, मैं इमरान खान से पूछना चाहता हूँ, किन से मुशावरत कर रहे हैं, क्यों मुशावरत कर रहे हैं? ये हुकूमत का फैसला है। आपने पिछली मुशावरत करके देख ली क्या किया उन्होंने? जबरदस्ती मस्जिदें खुलवाई, जबरदस्ती जुमे पढ़े, पुलिस को फेंटियां मारी, लोगों को तंग किया, ताले तोड़े, ताले अंदर घुसे। आप बताएं, जब चर्च बंद हुए थे पोप से पूछा था? जब खाना काबा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद नबवी बंद खाली करवाई तो उन्होंने पूछा था इमाम काबा से? जामिया अल अज़हर का फतवा, इमाम काबा का फतवा, और उसके बाद ये हाल है। एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं जाना तो चाहता हूँ शहबाज गिल साहब की तरफ, लेकिन क्विकली आप अपनी बात मुकम्मल कर लें इरशाद भट्टी साहब। नहीं, मैं कह रहा था कि जामिया अल अज़हर का फतवा, इमाम काबा शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने फरमाया कि आप हुकूमती अहकामात पर अमल करें। शेख अब्दुर्रहमान सदेस ने कहा कि घरों में इबादत करें। खाना काबा और मस्जिद नबवी खाली करवा ली गई, उन्होंने पाबंदी लगा दी। और फिर मुशावरतों का क्या निकला? पिछली मुशावरत का क्या निकला? चांद पे और एक ईद और एक चांद पे कितनी मुशावरतें हो चुकी हैं? मुफ्ती मुनीब और पोपलजई पे कितनी मुशावरतें हो चुकी हैं? ये इन मुशावरतों से कुछ नहीं निकलेगा। वो खुदा के लिए इस कौम को समझाएं कि जिस नुक्ते पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं, दोनों ने पाबंदी लगा दी है, जिस नुक्ते पर उर्दन और तुर्की मुत्तफिक हैं, जिस नुक्ते पर कतर और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं, उस नुक्ते पे आप ये मुशावरतें कर रहे हैं और उनको बुला रहे हैं। ये उन उलमा का काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है फैसला करना। हुकूमतें कमजोर होती हैं जो फैसला नहीं करती, रिट नहीं होती जो फैसला नहीं कर पाती, कंफ्यूज होती हैं जो फैसला नहीं करती। और ये प्लीज अल्लाह के नाम पे ये इसको मजहब जो है, मजहब को सारों का मजहब है और ये हम सारे मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज गिल साहब, एक ऐसे सर्कमस्टांसेस में, पेंडेमिक के सर्कमस्टांसेस में, वबा के सर्कमस्टांसेस में, जहां सऊदी अरब की हुकूमत ने, GCC कंट्रीज़ ने, कुवैत ने, बहरीन ने, अबू धाबी ने, तुर्की ने और बहुत से और मुस्लिम ममालिक ने एक क्लियर पोजीशन भी इख्तियार की, और फिर मुस्लिम कम्युनिटीज़ पूरी दुनिया में मौजूद हैं, बरतानिया में, अमेरिका में, वो अपनी मसाजिद को खुद चलाती हैं, वहाँ उनकी मसाजिदें हुकूमत के पास नहीं, उन्होंने बंद कर दी मसाजिद। क्या वजह है कि आपकी हुकूमत एक सख्ती के साथ, जिस तरह से बात करनी चाहिए,
مفتی منیب الرحمان اور تقی عثمانی کے ساتھ اس زبان میں بات ہی نہیں کر پا رہی حکومت جس زبان میں, کیونکہ یہ تو جو ہے فساد بہلا رہے ہیں اس وقت. یہ ہمارے لوگ اگر سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو اس وقت کسی جیل میں بیٹھ کر بڑے سکون سے کرونا فضائل پہ بیان فرما رہے تھے. جی گل صاحب. موحید صاحب دیکھیے, یہ آپ نے میرے لیے ایک مشکل سوال اس لیے پوچھا ہے کہ صرف اس میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حکمت استعمال کرنے کو ہمیں تلقین کی ہے. اور دوسرا, مفتی منیب صاحب جب چاند کے معاملے پر مولانا پوپلزئی کو بات نہیں مانتے تو مفتی منیب میرے بڑے محترم ہیں, لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پوپلزئی صاحب کو گورنمنٹ کی ریٹ کا احترام کرنا چاہیے, کیونکہ مفتی منیب صاحب گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایک کمیٹی کے چیئرمین ہیں. تو اس ٹائم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں گورنمنٹ کی وہ جو چیئرمین شپ ہے اس کا احترام پوپلزئی صاحب کو کرنا چاہیے. تو اسی طرح میں ہاتھ باندھ کر مفتی منیب الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس ٹائم انہیں بھی جو گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, جیسے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ان کے عہدے کا یہ جو آپ نے ہاتھ باندھے ہیں نا, ان کو بھی احترام کرنا چاہیے. بھائی جان وہ میں نے وجہ بتا دی. بٹی صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں باندھتا, لیکن یہ نہیں, میں نے آپ کو بٹی صاحب آپ کو میں نے ذاتی طور پر بتایا, ہماری اللہ اور رسول پر جان, ایک مذہب کی بات آپ کرتے ہیں, رسول پر صرف یہ کہ میرا مذہب کون سکھائے گا سر. جی بس یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پروپیگنڈا جمع کیا جاتا ہے. سعید قاضی صاحب, جی سعید قاضی بات سنیں, بات کو آپ نے اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہاں میرا ہاتھ جوڑ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کا حل کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میں نے بڑی کلیئر ٹرم سے بات شاید میں سمجھا نہیں پایا, میں اب کھل کے بات کر دیتا ہوں. خدا رہا کورونا کو اپنی ذاتی مارکیٹنگ کے لیے کوئی استعمال نہ کرے, چاہے وہ سیاستدان ہو, کوئی ہو, صحافی ہو, کوئی شخص ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویکنیس ہے گورنمنٹ کی, آپ کیوں نہیں ریٹ جو ہے اپنی وہ قائم کرتے. یہ کیا کوئی بنیادی ہمارا فنڈ, یہ کوئی بنیادی عقائد کا معاملہ ہے, یہ اجتہاد کا معاملہ ہے جس میں سب کو اجازت ہے. اور بادی النظر میں عقل یہ کہتی ہے, جس کی قربت کی ہمیں مذہب جو ہے تلقین کرتا ہے. تو مسئلہ صرف مارکیٹنگ کا ہے. پلیز کوئی آدمی اس پہ اپنی دکان نہ چمکائے, نہ مراد علی شاہ صاحب, نہ پی ٹی آئی اور نہ کوئی اور یہ ویکنیس حکومت کی ہے اور ہم یہ کرتے ہیں, یہ ہو رہا ہے یہاں پہ, اور اس سے ہم جو ہے صرف نظر کرتے ہیں. اور جو کیونکہ کرتے کیا ہیں, یہ پھر یہ فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ لوگوں پہ. یہ حکومت کی ویکنیس اس لیے بھی ہے, یہ حکومت کی ویکنیس اس لیے بھی ہے کہ ہم لوگ اس معاشرے کے اندر جو لکھنے لکھانے والے ہیں, پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں, کھل کے پوزیشن ہی نہیں لیتے. ہم نے اس بلیک میل کو 70 سال سے ایکسپٹ کیا ہوا ہے. اس وقت وبا پھیلی ہوئی ہے جس کے بارے میں اسلام کی تاریخ پڑھی, ہم اس وبا کے موقع پہ بھی ان کو بلیک میل کرنے دے رہے ہیں. موحید, اس ہفتے والے دن پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ علماء کے ساتھ مل رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان علماء کے ساتھ ملیں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کے اس معاملے میں آگے چلیں گے. کیونکہ میرے خیال میں مل بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور مل بیٹھ کے بات کر کے ہی ایک نتیجہ نکال کے آگے چلیں گے. مل جل کے بہتر ہے. مرتبہ باتیں حل کی ہیں سر سعودی عرب ہمارا قبلہ کعبہ ہے, ہمارا دین ہے, ہمارے نبی کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میری جان قربان, ہمارا مکہ مدینہ ہے, وہاں مل کے کیا. پوپ سے کسی نے پوچھا چرچ بند کرتے ہوئے, امید کرتے ہیں اس پہ خاصی یہ ہماری پوری انسانیت خطرے میں. میرا نہیں دل کرتا میں تراویح مسجد میں پڑھوں, میرا نہیں دل کرتا میں اعتکاف بیٹھوں. انشاءاللہ اس پہ آپ کو جلدی خوشخبری دیں گے. بٹی صاحب آپ کا غصہ بجا, لیکن جلدی اس پہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے اس پہ خوشخبری. مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں اور تقی جو قاضی ہیں, جو اپنا تقی عثمانی صاحب ہیں, وہ بیسیکلی اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے اس پہ پوری مسلم دنیا کا ایک کنسنسس جو ہے اب اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے. صحیح قاضی صاحب, ایک دوسری چیز بھی ہے, یہ ایک سیاسی خالصاً سیاسی ایشو ہے. جیسے فہد حسین صاحب نے ایک کالم لکھا, اس میں انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ آپٹکس کی حد تک تو سندھ کے چیف منسٹر بڑے کامیاب نظر آتے ہیں, ان کا ایک بڑا اچھا اس میں امیج بھی آتا ہے, وہ جرأت مند نظر آتے ہیں, وہ صحیح نظر آتے ہیں, لیکن ان کی وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں جو عمران خان کی وفاقی حکومت کی ہیں. کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپنے بجٹ بھی بیلنس کرنے ہیں, اس کو اپنا فائننس بھی دیکھنا ہے, اس کو کرنسی کو بھی دیکھنا ہے, اس کو ایکسپورٹس کو بھی دیکھنا ہے, اس کو امپورٹس کو بھی دیکھنا ہے. سو چیف منسٹر سندھ یا کسی بھی صوبے کا جو ہوتا ہے یا اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے, پوزیشن لے سکتی ہے, لیکن وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں بڑی مختلف ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں پہ؟
देखें, उन्होंने बड़ा इसको टाइमली जो है टेकअप किया और इसको उन्होंने एक तसुर्क बनाने में कामयाब हो गए, जिसकी वजह से पीटीआई रैटल हुई कि भाई ये तो दे आर स्टीलिंग दी शो। ये है असल में हकीकत। काम कोई नहीं कर सकता, ना इनके बस में है, ना कुछ कर सकते हैं, ना इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने हेल्थ के मुताबिक बनाया हुआ है, ना इनका हेल्थ का सिस्टम है। हेल्थ तो कल मैंने आपको बताया कि 4 अस्पताल प्राइवेटाइज करने को सुन रहे थे, आज यूरोप में स्पेन ने नेशनलाइज कर लिए हैं। ये इनकी औकात, ये ऑप्टिक्स की बात मैं मानता हूं उनकी, ये सारी कहानी है। पीपल्स पार्टी का चूंकि रिकॉर्ड बहुत खराब था इससे पहले, और जो उन्होंने सिंध में किया वो सबके सामने उसको एक माशी खंडर में तब्दील कर दिया, और जो वहां हो रहा है, जो रियल एस्टेट में गंद डाला हुआ है उन्होंने, अब एक मौका आया था इनको अपने, तो उन्होंने उसको बड़ा टाइमली एक्सप्लॉइट किया। वेयर एज सेंटर में तजब्जुब था। तजब्जुब इसलिए था कि इमरान खान की बात ठीक थी इस हवाले से कि वो लोगों को भूख से मारे या कोरोना से मारे। उसकी वजह यह है कि यहां पे 2017 के सेंसस में 5 से 7 बंदे रहते हैं, कारोबार कोई नहीं है, खजाने में आपने 900 अरब रुपया आपके बिजली बनाने वाले खा जाते हैं, वो जो बिजली नहीं, 900 अरब रुपया आपने उनको देना है, जिस पे आज इमरान खान ने ये बात की है। इनको भी नेशनलाइज करो, इनसे 100 अरब पे क्यों छोड़ते हो इनको, जिन्होंने इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। तो बात ये है कि वो मुराद अली शाह साहब क्या कर लेंगे, मुझे ये बताएं। उन्होंने सिंध में किया क्या? ये फिगर ठीक है स्टेंटेड ग्रोथ के, मगर यहाँ सिंध में या पंजाब में भी यही हालत है, इतनी कोई यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। एक ही जगह पे, हर जगह पे लोगों को मार रहे हैं, और ये बताते हैं, वो कहते हैं देखें एड्स अगर इधर है तो सरगोदा में भी तो है। ये इनका मुकाबला होता है आपस में। तो बात यह है कि पीटीआई रैटल हो गई थी कि यार दे आर स्टीलिंग दी शो। हालांकि वो स्टील कर भी लें शो तो शायद सिंध में ही गवर्नमेंट रहेगी उनकी, बल्कि अब तो हालात ये हैं कि शायद लड़काने में चली जाए। और पोस्ट कोरोना सियासत में कौन उभरेगा और इन चैलेंजेस का कौन जवाब देगा, कौन लेके आएगा वो मैनिफेस्टो जो वक्त आज फिर मांग रहे हैं दोबारा से लोगों से, वही जिंदा रहेगा। इससे ये वेस्ट में भी सियासत बदलेगी, यहां भी बदलेगी। लिहाजा ये जो जालसाजी है कि हमने ठीक कर दिया, हाँ एक अच्छी खबर दे दूं आपको, साइंटिफिक, मैंने इस पर तो रिसर्च की है, फॉर सम रीजन जो अभी सामने नहीं आ रही, अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है कि पाकिस्तान में वो डैमेज नहीं हो रहा। तो ये सूरज की शुआओं की वजह है, हमारी इम्यूनिटी की वजह है। अभी ये साइंसदानों ने तय नहीं किया। ये मैं अताउर रहमान साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब के हवाले से नहीं कह रहा, मैं उन जेन्युइन लोगों के हवाले से कह रहा हूं जो वाकई साइंसदान है और जिनको पीटीआई की गवर्नमेंट ने साइडलाइन किया हुआ है। मेरे साथ रहिए, आप सही कहते हैं जी, मेरे साथ रहिए कि यकीनी तौर पे वजह कुछ और ही है, वरना दुनिया की बहुत बेहतर और गवर्न जो सोसाइटीज़ हैं, सोशल ऑर्डर्स हैं, वहाँ पे मामला पे काबू नहीं पा जा सका। तो पाकिस्तान में शायद गवर्नमेंट्स की एफर्ट से ज़्यादा कोई और साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से बाबा उस तरह से नहीं फैल सकी है। सईद काजी साहब का ये कहना बिल्कुल सही है कि दुनिया की हुकूमतें, वहाँ की सियासत जो है वो बदल रही है। क्या पाकिस्तान में भी बदल पाएगी? बात करते हैं इस पर मज़ीद आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले सईद काजी साहब का ये कहना था कि दुनिया भर की सियासत जो है वो तब्दील हो रही है कोरोना के नतीजे में, और पाकिस्तान की सियासत को भी तब्दील होना होगा। यहाँ तक तो बात सही है कि दुनिया भर की जो पब्लिकेशंस में और दुनिया भर की जो मगरब में जिस किस्म की बहस हो रही है, वहाँ तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। वहाँ पे हेल्थ मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस को, जो पूरा एक निज़ाम है, उसे देखा जा रहा है इन्फेक्शन को रोकने के हवाले से, एपिडेमिक के हवाले से। और दुनिया का जो हेल्थ मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी भी अब रिफॉर्म इनएविटेबल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगले आने वाले महीनों में बड़े तोड़फोड़ का शिकार होगी, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदरूनी खाना, और एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ये भी ख़तरा है कि शायद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो आज से सिर्फ 1 माह पहले तक ऐसा लगता था कि ऑल सेट टू विन दी नवंबर इलेक्शन, शायद वो नवंबर 2020 के इलेक्शन अब जीत ना पाएँ, इसका भी एक खदशा या ख़तरा जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्या पाकिस्तान में भी सियासत में कोई बड़ी वाज़ेह तब्दीली आएगी कोरोना पेंडेमिक के नतीजे में? जी जनाब इरशाद भट्टी साहब। देखिए डॉक्टर साहब, आप भी आज प्रोग्राम ये नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, मेरा भाई शहबाज गिल, मेरा भाई सईद काजी साहब और इरशाद भट्टी, ये और जो देखने वाले हैं सारे, हम वो ज़िंदा कौमें हैं जिनकी आप बातें कर रहे हैं, वो ज़िंदा मुआशरे हैं, वो अच्छे और बुरे से सीखने वाले लोग हैं, वो जज़ा और सज़ा पर यकीन रखने वाले लोग हैं। वहाँ झूठ, मिलावट, फ्रॉड, धोखा, गाली है, और वहाँ चीटिंग, मुआशरती जुर्म है, लोग मुँह छुपाते हैं। हम आधा मुल्क टूट गया हमारा, हमने कुछ सीखा हो, एक रत्ती बराबर भी सीखा हो। अच्छा, हमारे सारे इदारे खसारे में हैं, अभी भी कुछ सीखा है। हमने 3 मार्शल लॉ भुगते हैं, अभी भी कुछ सीखा है। हम 3-4 दफ़ा पीपल्स पार्टी आई है, नेकलेस से सरे महलों तक, कुछ सीखा है। आज भी सिंध में जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद कितना मैंडेट है वो देख ले। 3 दफ़ा लीगी इक़्तिदार में आए हैं, इवन फील्डों से पेंट हाउस, बैरी कजाक तक कुछ सीखा है। आज भी कायदे आज़म सानी आए, पंजाब में जीत जाए,
कुछ सीखा है हमने? सैलाब 10 साल से आता रहा, वो मेरा काउबॉय हैट पहन के, मलेशिया की वर्दी पहन के, लंबे बूट पहन के 10 साल वो हमें वो ड्रामे करके दिखाता रहा। ये नहीं किया कि सैलाब अगले साल रोक लिया जाए, 10 साल वही एक्टिविटी। कुछ सीखा? पोलियो फिर से आ गया है, कोई सीखा? कोरोना मर जाएगा, भुट्टो जिंदा रहेगा। कायदे आज़म, हम सारे मर जाएंगे, ये मरियम और उनके बच्चे आगे हुक्मरानी करेंगे। कुछ भी नहीं सीखेंगे। ये इखलाकियात लेस मुआशरा है। जो मगरब की चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और गजनी याददाश्तें हैं, आमिर खान की फिल्म गजनी याद, 15 मिनट के बाद हम भूल जाते हैं। ये कोरोना भी भूल जाएगा, जिस तरह पोलियो भूल गया, एड्स भूल गई, थर की भूख भूल गई, पंजाब भूल गया, सिंध भूल गया, जहालत भूल गई। शहबाज गिल साहब, आप भी इतने ही मायूस हैं कि कोई सियासी तब्दीली यहाँ पे नहीं आएगी इतने बड़े पैंडेमिक के बाद? जिस 22 करोड़ कोरोनों से ये इरशाद भट्टी कोरोना ताल्लुक रखता है, वो 22 करोड़ कोरोने कुछ भी नहीं बदलने देंगे, ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा मोहित, क्योंकि ये दोबारा एक एकेडमिक डिस्कशन है, इसमें मैं 2-3 चीजें आपके सामने रखूंगा। देखिए, एक तो मैं आपको याद करवाता हूं, ठीक है ना, आप तो प्रोफेसर थे, आपकी और मेरी डिस्कशंस होती थी। जी, मैं वही कहता हूँ। आप कुछ चीज़ों में आपकी और मेरी डिस्कशंस होती थी और आप कुछ अपना एनालिसिस दिया करते थे, टीवी पे भी, ज़ाती गुफ्तगू में भी, और लोग उसको सुनने को उस टाइम तैयार नहीं थे। और साल के बाद वो चीज़ें वैसे ही हुई। आपको भी याद है मैं किन बातों की बात कर रहा हूँ, और मुझे भी याद है साल और 2 साल के बाद जो आपके एनालिसिस थे वो बिल्कुल ठीक साबित हुए। वजह ये होती है कि हमारी तरह का माशरा, स्पेशली क्योंकि हम एक ऐसा माशरा है जिसपे कॉलोनियल इम्पैक्ट अभी तक बहुत ज़्यादा है, तो हम वो जो सुनना चाहते हैं हर जगह पे ऐसा होता है, लेकिन हमारी सोसाइटीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग ये समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने इनिशियली शो लूट लिया, तो मुझे अभी तक याद है, मैं आपको बिल्कुल ईमान से बात बताता हूं सच्ची, कि जिस दिन पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक इजलास में हमें बताया कि लॉकडाउन होना चाहिए लेकिन हम कर नहीं सकेंगे और हमारा गरीब मुश्किल में फंस जाएगा, मैंने पहले दिन ये स्टेटमेंट ली। तो आप अगर देखें तो हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट नहीं ली। हमारी पार्टी में से भी प्रेशर था कि कर दो लॉकडाउन। अकेला इमरान खान खड़ा था, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये अकेला। इवन हमारे अपने घर वाले, मेरे अपने घर वाले मेरी इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो मैं भी तो वही बात, मैं तो सपोर्ट कर रहा था प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को। मेरी अपनी सोच तो नहीं थी ना ये कोई, तो प्राइम मिनिस्टर की सोच को आगे भेज। तो मेरे अपने घर वाले जो थे वो भी इसके साथ कन्विंस नहीं थे, क्योंकि सब सुनना चाहते थे कि बंद कर दो। अच्छा, सुनना क्यों चाहते थे मोहित जी? क्योंकि आपके घर में भी सारे लोगों के लिए एक बेडरूम है, भट्टी साहब के घर में भी है, मेरे घर में भी है, महीने का राशन भी है। हम लोगों को ये सूट करता था कि ये जो 22 करोड़ में से जो 18 करोड़ कोरोने हैं, जिस आवाम को कोरोना समझा जाता है, गरीब को, ये इन्होंने हमें कोरोना लगा देना, हम अशराफिया को, इनको बंद कर दो, दूर दूर हो जाओ एक दूसरे से। और भाई हमारे लिए तो वो लॉकडाउन है। बिल्कुल, एक कमरे में जहां पर 8 लोग एक घर में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, उनको आप कैसे लॉकडाउन करेंगे? लॉकडाउन में तो बीमारी पहले इससे मिलती एक बात। तो लोग वो बातें सुनना चाहते थे, लेकिन आज डाटा दिखा रहा है कि सिंध में कोरोना और बढ़ा है। जी प्लीज। असद उमर साहब ने कल अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, एक तो मैं एक अर्ज कर दूं, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। बात ये है, ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो ये बात कर रहे हैं, मैं इत्तेफाक नहीं करता। सुने, ये बिल्कुल ऐसे ही तारीख की मिसाल होती है, जब पानी रुकता है तो सारी गलाजत जो है वो सतह आब पे आ जाती है, जो आज हम देख रहे हैं। ये कोरोना तोड़ देगा। और मैं ये बताऊं, इस मुल्क में 68, 69 भी हुआ था, उसको हमने नहीं पढ़ा। यहाँ 1946 में 18 फरवरी भी जहाजियों की बगावत आई थी, जिसकी वजह से अंग्रेज यहाँ से भाग के गए थे। तब का मरा नहीं है, जिंदा है, वो आएगा दोबारा, वो अपना आप दिखाएगा। 138 दिन की तहरीक चली थी, ठीक है, मैं नहीं, अभी आप मुसल्लत हैं हम पे, आप हमें अमेरिका की मिसालें दें, आप IMF के आगे हमें बेच दें, मगर ये गुलामी हमारा मुकद्दर नहीं है, गुलामी हमारा मुकद्दर नहीं है, प्लीज ये ना कहें। और मैं आखिरी बात कर दूं, अगर आज रसल लिखता है, अगर हजरत आदम के जमाने के इंसान को आज बाहर ले आए और उससे पूछे ये वही दुनिया थी जो आप छोड़ के गए थे, आप ये सबक लोगों को देख कर दे रहे हैं, ये दुनिया ऐसी थी, ये स्काई लाइन ऐसी थी जब पहला इंसान अल्लाह ताला ने इस जमीन पे भेजा था, वहां से यहां तक आए हैं तो यहां से आगे जाएंगे। प्लीज 2 नंबर फलसफे ना भेजें, उम्मीद जिंदा रखें। और उम्मीद ये है कि हमें आपको और आपके तबके को तारीख के कूड़ेदान। जरा रुकिए सही कासर, मैं एक शॉट दिखाना चाहता हूं। कल असद उमर साहब ने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी इस चीज की, सही कासर रुक जाएं, वो एक शॉट, जरा रुक जाए, शॉट देख लेते हैं, फिर मैं बात को आगे चलाता हूं। शॉट देख लेते हैं। आप अपनी बचत कर रहे थे, आप घर में आपके बेटी बैठी हुई है,
اور آپ اس کے جہیز کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے تھے. آپ کی آمدنی جب ختم ہو جائے گی, کھانا کھانے کے لیے تو وہ پیسہ استعمال کر دے گا, وہ بیٹی کی شادی کل کیسے کرے گا؟ آپ کے گھر میں آج سے 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد بیماری آتی ہے اور آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے. اگر آپ کے پاس جو آمدنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے, جو بچت تھی وہ آپ کے پاس سے چلی گئی ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے سوچیں گے. آپ سوچ رہے تھے کہ میں نے بڑا پیسہ محنت کی ہے, میں نے دن رات محنت کرتا ہوں, مجھے تعلیم زیادہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ میری بچی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے, اور میں نے محنت کر کے پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں میرا بچہ میری بچی جو ہے وہ کالج میں جا کے تعلیم حاصل کرے. اس کی بچت اگر 2 ماہ 3 ماہ کے اندر اڑ جاتی ہے ساری, تو کیا کل اس کے پاس یہ پیسہ ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو کالج بھیج سکے؟ جب میری یہ آمدنی چلی جائے گی تو میں یہ کہاں سے پیدا کروں گا وسائل؟ بنیادی طور پہ اسد عمر صاحب کا مجھے لگتا ہے استدلال یہ ہے کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن یا مکمل لاک ڈاؤن ہی ایلیٹسٹ آئیڈیا تھا ان لوگوں کی طرف سے جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں, جن کے ذرائع مختلف ہیں, اور اس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ اور طرح سے متاثر ہوتا ہے. ایک اور بھی پہلو ہے جو فہد حسین صاحب نے اپنے انگریزی کی کالم کے اندر اٹھایا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی سے ووٹ کیا ہے ایم کیو ایم نے اور پی ٹی آئی نے, ٹھیک ہے, کراچی شہر سے. زیادہ مسئلہ پینڈیمک کا, جی 2-2.5 منٹ ہے میرے پاس. جی موہید میں کوئکلی میں ایک تو بہت ہی افسوس سے آج سعید قاضی صاحب کو کہتا ہوں, میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایک آئیڈلسٹ ہیں, لیکن اس طرح کے الفاظ کائنڈلی استعمال نہ کریں کہ میں 2 نمبر کے فلسفے بھیجتا ہوں. جیسے صحافت میں آپ جیسے چند عمادار ہے, تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی دفعہ سیاست میں بھی آپ کی طرح کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ برداشت کرتے ہیں نہ قبول کرتے ہیں. تو آئندہ برائے مہربانی اجتناب کریں کہ میرے بارے میں ایسی رائے آئندہ نہ دیں پرسنل. میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ احترام کرنا سیکھیں. جیسے آپ ہیں صحافت میں اچھے, میں ادھر بھی کوئی آپ کی طرح کا بیٹھا ہوتا ہے, میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں. دیکھیں تیزی میں بولتے ہوئے لوگوں کے آپ کو مخاطب نہیں کیا, آپ کے فلسفے کو تیزی میں نکل. سر میرا مطلب آپ کے فلسفے سے تھا. سر رک جائیں سر, یہ جلدی میں, اور سر میں نے ایکسپلینیشن دے, جب سے کورونا ہوا ہے یہ بالکل ٹیلی ویژن کی ڈسکشن بھائی ہے میرے, وہ میرے بھائی ہیں, میں انہیں احترام کرتا ہوں. اگر آپ جب سب لوگ بھائی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں تو ان کو کچھ شہباز گل صاحب, اور سر اگر آپ لوگ تو سیاستدانوں کو کیا کہتے ہیں, ذرا رک جائیں پلیز, رک جائیں. کراچی سے ووٹ لیا ہے جناب بھٹی صاحب نے, پی ٹی آئی نے لیا, ایم کیو ایم نے لیا. کراچی میں ہی زیادہ مسئلہ ہے انفیکشن اور وبا کا, پینڈیمک کا. باقی سندھ میں کم ہے, وہاں اتنی انٹینسٹی نہیں ہے, لیکن چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہاں پہ ساری مینجمنٹ کر رہے ہیں, جس کی جو امپلیکیشنز ہیں شہر کے اوپر, روزگار پہ, آمدنی پہ, وہ ظاہر ہے باقی لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو دیکھتا ہوں, اور اپنے جو میرے بھائی فیصل واڈا, علی زیدی, گورنر اسماعیل, اور جو اب پہلے ہوتے تھے نواز شریف صاحب کے 5 پیارے لاہور سے, عمران خان صاحب کے 5 پیارے کراچی سے, اور باقی جو ایم این ایز ایم پی ایس کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے. مایوسی اس لیے ہوتی ہے کہ کراچی نے ان کو امید دی تھی, انہوں نے امید لٹائی, امید کو نہیں کر سکے. آج وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا, اتنا ہی ہے, وائنڈ اپ کرنے کا بھی ٹائم نہیں. ناظرین فیصلہ آپ کا ہے, بہت ہی تیز و تند بحث تھی. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. بہت شکریہ.